फातिमा है और कौन है? सिफत। हाँ बोलो। कौन सा चैप्टर कर लिया जाए जो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है? प्लांट फिजियोलॉजी कर ले कुछ पार्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बोलो सिफत। सिफत है, आवाज आ रही है मेरी? सर ठीक। ट्रांसपोर्ट बड़ा चैप्टर है, चलो करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी पे ही मिलने काम करना है, बोला भी था तुम लोगों ने। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर आज कर लेते हैं। आज मिनरल न्यूट्रिशन कर ले, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, उसमें 2 क्लास चाहिए एक्चुअली। मिनरल न्यूट्रिशन उम्मीद है 1 क्लास में हो जाना चाहिए। यस सर। चलो कर लेते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हें फुल्ली यहाँ पास एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, उसके एवब नहीं जाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कुछ ट्रिक्स बेस पे ये चैप्टर पूरा का पूरा ट्रिक्स पे है, तो ट्रिक्स आपको एक बार सिखा देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी में सबसे पहला जो टॉपिक तुम कवर करोगे तो वो यहां पास आएगा कि कोई भी प्लांट है, ये प्लांट है, इसको अपने लाइफ को जीने के लिए, इसे ये प्लांट ना, इसकी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हम सभी एलिमेंट से ही तो बने। अर्थ में जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो किससे बने? एलिमेंट से बने। तो एनसीईआरटी में एक डेटा गिवन है कि टिल नाउ अभी तक जो 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं, तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मत लगा देना सर 120 हो गए, 118 हो गए, मुझे भी मालूम है, आपको भी। लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है टिल डिस्कवर्ड 105 एलिमेंट। हाँ, अभी तक जितने डिस्कवर्ड हुए उनमें से मोर देन 60 जो एलिमेंट है प्लांट के अंदर पाए गए। तो तुम बोलोगे सर प्लांट के अंदर कैसे एलिमेंट कोई मिल सकता है? मुझे पता करना है सर, ये आम का पेड़ है, उसके अंदर कोबाल्ट है या नहीं? सर उसके अंदर मैग्नीशियम है या नहीं? सर जो पीपल का पेड़ है, सर उसमें जिंक होगा क्या? हम कैसे पता करेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं एस एनालिसिस। राख से पता कर लेंगे, जला दो, देखो कैसे करेंगे, हम पता कर लेंगे। एस एनालिसिस इसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। आप क्या करो, प्लांट का कोई 100 ग्राम का पार्ट ले लीजिए, प्लांट के पास जाइए, छोटा सा पार्ट को कट कर लीजिए। आम का पेड़ पे गए, उसके छोटे से पार्ट को कट कर लिया जिसका वेट था 100 ग्राम। ठीक, इसको वेट किया, इसे कहेंगे फ्रेश वेट, इसे कहेंगे फ्रेश वेट। ठीक, अब क्या कीजिए, इसे लगभग 2 डेज तक, 2 दिनों तक लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दीजिए, बॉयल कर दीजिए, 80 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, 2 दिनों के बाद में इसमें जितने भी वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकल जाएंगे, जितने भी वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकल जाएंगे। अब जो वेट बचेगा, अब जो वेट बचा होगा, इस वेट को कहेंगे ड्राई वेट। यानी कि आपके अंदर से वाटर मैं निकाल लूं, वाटर निकाल दूं, आपका 90% पार्ट वाटर ही होता है। हाँ, निकाल दिया तो कौन सा वेट बचेगा? ड्राई वेट। अब इसे क्या कीजिए, अब कंबशन कीजिए, हाई टेम्परेचर पे जला दीजिए, हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। तो जलाने से क्या होगा, जो भी कार्बन होगा वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, जो सल्फर होगा SO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, SO3 के फॉर्म में, जो नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब जो भी राख बच गया, ऐश बच गया, राख बच गया, ऐश कहते हैं ना राख को। अब जो राख बच गया उसके अंदर से ढूंढ लीजिए जिंक है क्या, उसके अंदर कोबाल्ट है क्या, मोलिब्डेनम है क्या, पता चल जाएगा। सिंपल सा तरीका है, इसी को कहते हैं एस एनालिसिस। आप प्लांट को जला दीजिए, उसके अंदर कोबाल्ट है, जिंक है, कितने अमाउंट में है, 100 ग्राम में कितना था, ये बच्चा आपकी क्वालिटी भी पता चल जाएगी कि कौन कौन सी क्वालिटी थी उसमें, और कितने कितने अमाउंट में थे, क्वांटिटी भी पता चल जाएगा। तो एनसीईआरटी में एक डाटा गिवन कि प्लांट के अंदर में एवब मोर देन 60 एलिमेंट मौजूद है, पाए गए। कुछ ऐसे प्लांट है जिनके अंदर बच्चा लोग गोल्ड भी पाया गया है, गोल्ड।
और कोई हाई फाई प्लांट में नहीं है, वो बच्चा सिंपल मस्टर्ड प्लांट में, सरसों का प्लांट जो है ना, मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका, उसी के अंदर गोल्ड पाया गया। कुछ ऐसे प्लांट है जिसके अंदर सेलेनियम पाए गए, और कुछ के अंदर तो रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्ट्रोंसियम पाया गया। सर स्ट्रोंसियम हर प्लांट में होगा क्या? नहीं, ये एलिमेंट मेनली एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये सब जो छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं वो कोई स्ट्रक्चर बनाने में या कुछ फंक्शन में हेल्प करते हैं, तो उस प्लांट को स्ट्रोंसियम चाहिए होगा। न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो वहां कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनते रहते हैं। तो ये उसकी मिट्टी में आ गया, मिट्टी से प्लांट में आ गया, और प्लांट ने से इनटेक कर लिया, शायद इससे कुछ बेनिफिट होगा। सभी प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट में स्ट्रोंसियम भी मिला है, किसी में गोल्ड भी पाए जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कौन कौन सा एलिमेंट 60 में से प्लांट को जरूरी है, 100% रिक्वायर्ड है। तो दो साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी में गिवन नहीं, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं, स्टॉट एंड एर्नोन, बस ये दो वर्ड याद रखिएगा। जब एलेन का, आकाश का टेस्ट सीरीज का पेपर वगैरह बनाइएगा तो ये नाम आ जाएगा, फिर नहीं जानना ज्यादा। उन्होंने बोला कि जो 60 एलिमेंट में केवल 17 ऐसे एलिमेंट है जो प्लांट के लिए जरूरी है, उसे उन्होंने नाम दिया एसेंशियल एलिमेंट। हर प्लांट को ये 17 एलिमेंट मस्ट है उसके ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इसी का नाम है एसेंशियल एलिमेंट। एनसीईआरटी में एसेंशियल एलिमेंट किसे कहेंगे, इसके 3 क्राइटेरिया गिवन। मैं गोल्ड को एसेंशियल मानता हूं या नहीं मानूंगा, आयरन एसेंशियल एलिमेंट है या नहीं है, हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या कोबाल्ट एसेंशियल एलिमेंट है, जिंक एसेंशियल है। उन्होंने बोला 3 क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करेगा, इस तीनों क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करेगा उसे मैं एसेंशियल एलिमेंट मान लूंगा। एनसीईआरटी में तीनों क्राइटेरिया गिवन है आसान से। आपको मैं सिंपल सा थ्योरी में समझा देता हूं। पहला रिक्वायरमेंट है कि जो एलिमेंट हो वो नॉर्मल ग्रोथ, देखो एक्स्ट्रा ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हो। प्लांट, कोई टीचर प्लांट है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना दिया, कोई अलग प्लांट है, कुछ अलग स्ट्रक्चर बना, उससे मतलब नहीं, नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर इस प्लांट में आपने एसेंशियल एलिमेंट की कमी कर दी, मान ले आयरन की कमी कर दी, तो उसका नॉर्मल ग्रोथ रुक जाएगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, पॉलन ग्रेन नहीं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड ही नहीं बनेगा। अरे सीड नहीं बना तो क्या नेक्स्ट जनरेशन जा पाएगा, तो उसका रिप्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक कहने का मतलब है हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। सिंपल है, मुझे प्लांट को बच्चा आयरन देना है, आयरन मैंने नहीं दिया, बोले आयरन नहीं है आज जिंक दे देता हूं, आयरन की जगह क्या दे रहे, जिंक दे रहे, ऐसा नहीं चलेगा, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। प्लांट को अगर आयरन की जरूरत है तो उसे आयरन ही देना पड़ेगा, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जो इररिप्लेसेबल हो, जिसको कोई रिप्लेस ना कर सके, जो जरूरी है, उसकी कमी हुई तो उसी की भरपाई वही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी को कहा है एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक इन नेचर। हाँ, और तीसरा, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, यानी जो भी रिएक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एमाइनो एसिड बन रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, प्लांट के अंदर में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लांट के अंदर जो भी रिएक्शन हो उसके डायरेक्टली ये पार्ट होना चाहिए। जो भी एलिमेंट इस रूल को फॉलो करेगा उसी को हम एसेंशियल एलिमेंट मानेंगे। ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये 3 क्राइटेरिया से एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर से बोल दूं, एसेंशियल एलिमेंट जस्ट लाइक विराट कोहली है, विराट कोहली ही टॉस करेगा। अगर विराट कोहली नहीं है, कैप्टन नहीं होगा कोई, टॉस कौन करेगा? यानी नॉर्मल। और टीम के डेवलपमेंट के लिए, टीम अगर वर्ल्ड कप जीतती है
टीम कोई मैच जीतती है, डिसीजन मेकिंग कौन है? वो विराट कोहली है। सेकंड, विराट कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने विराट कोहली को हटा दिया, उसकी जगह तुम्हें खिला दिया, मैच हार जाएंगे। तो विराट कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तीसरा, जो भी डिसीजन होगा फील्ड, कौन बैटिंग कब करेगा, बॉलिंग कौन कब करेगा ना, कब कौन सा फील्ड में चेंजेस होगा, डिसाइड कौन करेगा? विराट कोहली। तो जस्ट लाइक जैसे कैप्टन का रोल होता है, उसी तरह का रोल यहां पास एसेंशियल एलिमेंट प्ले करेगा। तो लोगों ने पूछा कि आपने टोटल कितने एलिमेंट को रखा? 17 को। कौन कौन है 17? एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेते। चलो ध्यान से सुनो, टोटल है 17 जो है एसेंशियल एलिमेंट है। उन्होंने बोला देखो मैंने क्वांटिटी के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, लिख देता हूं, नंबर के बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे। बोले सर कौन सा? जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में, मेटाबॉलिज्म करने में, स्ट्रक्चर बनाने में अमाउंट ज्यादा चाहिए, उसे हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में कहेंगे बच्चा मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब ज्यादा, और जिसकी क्वांटिटी कम चाहिए उसे कहेंगे हम लोग माइक्रो। एनसीईआरटी में एक सिंपल सा एक डेटा गिवन है, जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट समझा रखा है पहले से, 1 केजी ड्राई वेट में उसकी क्वांटिटी 10 मिलीमोल से ज्यादा होनी चाहिए तो मैक्रो। जिसकी क्वांटिटी लेस हो, जरूरी तो है लेकिन अमाउंट 10 से कम होगा नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल प्लांट में, इसे माइक्रो कहेंगे। एक ट्रिक्स देता हूं, लाइफ टाइम याद रखिएगा। माइक्रो के अंदर में 8 एलिमेंट है और मैक्रो में 9 है। बहुत आसान है। 9 कौन कौन से सीख लो। चॉप, CHOP, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, चॉप। किन्स का मैगी, बस एक लाइन में आपको हमेशा के लिए याद हो गया, फिर से बोल दे रहा हूं। 9 एलिमेंट कौन है? चॉप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, चॉप। किन्स, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर का मैगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये लाइफ टाइम याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा नीट में। तो सर माइक्रो वाला भी तो होगा ना? चलिए, माइक्रो में है 8 कौन कौन से? बहुत आसान है। मन को जीत, 3 याद हो गए। मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मन को जीत। बोल मत, FeCl एंड निकल। क्या हमेशा के लिए याद नहीं होगा? फिर से बोल रहा हूं, मन को जीत, बोल मत, FeCl एंड निकल। मन को जीतना है, बोलना नहीं। किसको बोला जा रहा है? आयरन, क्लोरीन एंड निकल को। ठीक, माइक्रो कम चाहिए, इसलिए कभी कभी पेपर में इसे लिख दिया जाता है विच इज अ ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस मतलब क्या होता है? बहुत कम क्वांटिटी हो, ट्रेस एलिमेंट ना। तो माइक्रो का एक और नाम कौन सा है? ट्रेस एलिमेंट। ठीक, अब देखो एनसीईआरटी में एक जगह कंफ्यूज करे, टोटल एसेंशियल एलिमेंट कितने? 17, लेकिन कुछ हायर प्लांट में, ध्यान से सुनना, फ्यू हायर प्लांट में, कुछ हायर प्लांट में इस 17 एलिमेंट के अलावा, इस 17 के अलावा भी ग्रोथ के लिए कुछ और एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे नोड्यूल्स बना रहे, एक्स्ट्रा काम करना है। ग्रास है, हार्ड सेल वॉल बनाना है, एक्स्ट्रा काम है ना। जैसे कोई C4 प्लांट है, उसको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट चाहिए, एक्स्ट्रा काम है। सभी C4 प्लांट थोड़ी है। तो कुछ हायर प्लांट में 17 एलिमेंट के अलावा 4 एलिमेंट की और भी जरूरत पड़ती है,
इस 4 एलिमेंट को एनसीईआरटी में कहा गया है बेनिफिशियल एलिमेंट। इसे एनसीईआरटी में कहा गया बेनिफिशियल एलिमेंट। ध्यान से सुनना, सभी प्लांट को नहीं, कुछ प्लांट को एक्स्ट्रा फंक्शन करना है ना, तो उनको इस 17 तो चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ और एलिमेंट की जरूरत है, सभी प्लांट को नहीं, उसे कहा गया बेनिफिशियल। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 3 इसमें एस से स्टार्ट होगा, 3 इनमें से एस से स्टार्ट होगा, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। एस हो गया ना, एस सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट। याद रखना 4 बेनिफिशियल है। बच्चा गड़बड़ कहां करता है, बच्चे का कंफ्यूजिंग पॉइंट का वो बच्चा कोबाल्ट और कॉपर में कंफ्यूज हो जाता है। कॉपर ट्रेस एलिमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट में देखो कॉपर यहां है और यहां बच्चा कोबाल्ट है, यहां कोबाल्ट है, कंफ्यूज नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन, जो माइक्रो है उसकी क्वांटिटी कम है। स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ओल्ड वाले थे, पुराने वाले थे, इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने बच्चा आयरन को मैक्रो में रखा था। उन्हें लगता था आयरन तो बड़ा जरूरी, भाई क्लोरोफिल बनाता है, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, साइटोक्रोम बनाता है, तो उन्होंने कहां रखा था, मैक्रो में। बाद में पता चला नहीं, न्यू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आयरन माइक्रो में ही रखा जाएगा। पुराने साइंटिस्ट ने आयरन को कहां रखा था, मैक्रो में, लेकिन नहीं, हम माइक्रो में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी माइक्रो बोलती है। लेकिन एक चीज याद रखिए, आयरन एमंग माइक्रो, बच्चा एमंग माइक्रो मोस्ट एबंडेंटली रिक्वायर्ड होगा। चाहिए कितना प्लांट को, 10 मिलीमोल से कम, लेकिन एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन चाहिए, याद रखिएगा आयरन, और सबसे कम क्वांटिटी में चाहिए मोलिब्डेनम। कुछ आया समझ में, एमंग माइक्रो की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन चाहिए, आयरन, सबसे कम कौन चाहिए, मोलिब्डेनम। बेनिफिशियल एलिमेंट क्लियर हो गया। चलो बताओ, यहां तक किसे किसे क्लियर हो गया, फातिमा, सिफत, फटाफट हैंड रेज करो कि आगे अब हम लोग बढ़े, फटाफट हैंड रेज कीजिए। यहां तक शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। सिफत तुम्हें आया समझ में, बाउंस हुआ, बोलो फटाफट। एक मिनट, हाँ चलो, तो यहां तक एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो याद रखना है एसेंशियल एलिमेंट कितने, 17। कितने क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया एसेंशियलिटी के। एर्नॉन एंड स्ट्रॉट ने दिया था, एनसीईआरटी में नहीं है, टेस्ट सीरीज का पेपर बनाइएगा, मिल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी 2 पार्ट, मैक्रो माइक्रो। बेनिफिशियल एलिमेंट 4 है, उसका एग्जांपल याद रखिए। ट्रेस एलिमेंट जिसकी क्वांटिटी कम चाहिए। चलो सिफात तुम्हें क्लियर है ना, फातिमा को तो समझ में आ गया। सिफात आर यू देयर, चलो अब देखो प्रॉब्लम ये है कि सर हमने एसेंशियल एलिमेंट तो पढ़ लिया, 17 है, सर अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। सर एसेंशियल एलिमेंट है, मान लो सर मुझे 100 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है रोजाना, प्लांट को रोजाना 100 मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम एसेंशियल है, आयरन एसेंशियल है, हाँ सर मान लो मैंने कमी कर दी तो, हाँ अगर एसेंशियल एलिमेंट की आपने कमी कर दी, जितना चाहिए था 100 चाहिए था, आपने लगातार कमी करते जा रहे, तो बेटा प्लांट को हो जाएगा डिफिशियंसी। अगर डिफिशियंसी हो गई तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, इसी प्रॉब्लम को कहेंगे डिफिशियंसी सिम्टम। जैसे तुमने आयरन डाला ही नहीं, क्लोरोफिल बनेगा नहीं, लीफ हरे रंग का खत्म हो गया क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बन रहा है, आयरन है ही नहीं, मैग्नीशियम है ही नहीं, तो प्लांट पीले रंग का हो गया, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है प्लांट को ना। तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसे कहेंगे डिफिशियंसी सिम्टम।
आपकी एनसीईआरटी में 4 तरह के डिफिशियंसी सिम्टम गिवन। सर कौन कौन सा, सीखो पहले। अगर आपने एलिमेंट की कमी कर दी लगातार तो प्लांट को बेटा फेस करना पड़ेगा क्लोरोसिस। सर ये क्लोरोसिस क्या है, पहले समझ लो। क्लोरोसिस कहने का मतलब क्लोरोफिल टूटने लगेगी। क्लोरोफिल नया बनेगा ही नहीं, नया बनेगा ही नहीं। तो क्लोरोफिल अगर नया नहीं बनेगा तो प्लांट का कलर ग्रीन कलर था, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे को कहते हैं येलोइंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ लीफ। ठीक है भाई। सर क्यों होता है क्लोरोसिस, एक ट्रिक्स दे देता हूं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 200 पे गिवन है, हम ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ लेते, अभी दिखाऊंगा एनसीईआरटी में। क्लोरोसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट की कमी है, किस एलिमेंट की कमी से क्लोरोसिस हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक है नमो, नमो फेक, नमो फेक मंजन। बहुत ध्यान से करना, नमो फेक मंजन मग से। सिंपल याद हो। तुम्हारे दांत पीले, ऐसे याद कर लो, तुम्हारे दांत पीले। सर दांत पीला क्यों होता है, क्योंकि तुमने मंजन नहीं किया, सुबह में पेस्ट नहीं किया। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे तरफ नमो फेक मंजन, नमो यानी नरेंद्र मोदी, उन्होंने तुम्हारे तरफ फेंक दिया। क्या फेंका, मंजन। मग से मंजन निकाल करके तुम्हारे तरफ फेंक दिया। तो ये याद हो जाएगा। कौन कौन है देख लो ध्यान से, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, आयरन, पोटेशियम। नमोफेक, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम एंड सल्फर, याद हो जाएंगे। अब देखो दूसरा, दूसरा है एनसीईआरटी में दिया नेक्रोसिस। सर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, अगर प्लांट का ओल्ड स्टेज में, प्लांट में जो टिश्यू है ओल्ड स्टेज में डेथ हो, ओल्ड स्टेज में सबको मरना है, प्लांट है डिग्रेड तो होगा ही होगा, ओल्ड स्टेज में, उसे कहेंगे सेनेसेंस। प्लांट का ओल्ड स्टेज में टिश्यू का डेथ होना सेनेसेंस। अर्ली स्टेज में हो जाए तो नेक्रोसिस। अर्ली स्टेज में टिश्यू का डेथ होना इट इज अ नेक्रोसिस। सर क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें एलिमेंट की कमी है। सर कौन सा एलिमेंट, 4 एलिमेंट है, याद रखिएगा, कुक का मैगी, इतना याद रहेगा। नेक्रोसिस, टिश्यू मर रहा है, क्यों, भूख लगी, तो हमने कुक किया, क्या कुक किया, मैगी। हमने मैगी बनाया, कुक का मैगी, मैंने मैगी बनाया और टिश्यू को दे दिया। टिश्यू का जो प्रॉब्लम था, टिश्यू का जो डेथ हो रहा था वो ठीक हो गया। तो नेक्रोसिस का शॉर्ट ट्रिक सीख लिया, क्लोरोसिस का याद हो। तीसरा, तीसरा एनसीईआरटी में है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। चलो इसका शॉर्ट ट्रिक सीखे। मान लो एक सेल है, ध्यान से देखना, एक सेल है, ये सेल है, इस सेल को बच्चा रोजाना 50 टाइम्स डिवाइड करना है। प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसे होगा, सर टिश्यू डिवाइड करेगा, लंबाई बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, पढ़ा तो है तुमने। तो मान लो सेल को 50 टाइम्स डिवाइड करना था, अगर वो 50 की जगह 75 टाइम्स डिवाइड करे तो सर सेल डिवीजन का प्रमोशन हो गया। करना था 50, कर रहा है 75, सर सेल डिवीजन का रेट बढ़ गया। लेकिन अगर 50 की जगह वो 25 करे तो करना था 50, कर रहा है 25, सर सेल डिवीजन का रेट घट गया। तो यहां पर सेल डिवीजन का प्रमोशन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन का रेट बढ़ नहीं रहा है, प्रमोशन नहीं हुआ। सेल डिवीजन का प्रमोशन की जगह हो गया कमोशन, याद कर लो, कमोशन। शॉर्ट ट्रिक बन गया, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, कमोशन। प्रमोशन नहीं हो रहा है क्योंकि सेल डिवीजन का रेट घट गया है, इसलिए नाम देंगे कमोशन। एंड द लास्ट वन, डिले इन फ्लावरिंग। एनसीईआरटी में 4 ही है, डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होना है लेकिन मान लो वो मार्च में होना था, हो रहा है जून में, फ्लावरिंग डिले होगा
तो फर्टिलाइजेशन भी डिले होगा, सीड फ्रूट तो बाद में बनेंगे, तो प्लांट को तो प्रॉब्लम है ना। फ्लावरिंग अगर होगा ही नहीं तो पॉलिनेशन कैसे करेगा। तो बस यहां पर से शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऊपर में क्या था का मोशन, डिले इन फ्लावरिंग का केवल याद कर लो मोशन, डिले इन फ्लावरिंग का याद कर लीजिए मोशन, हो गया। तो ये चारों शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद करना है, एक क्वेश्चन नीट में पक्का बन जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का टूटना, शॉर्ट ट्रिक क्या बोला, नमो, फेक, मंजन, मग से, याद हो गए। आज वीडियो को वापस से देखना रात में, मेरे में से दिमाग में फिट हो जाए। नेक्रोसिस, टिश्यू का अर्ली स्टेज में डेथ होना। कुक का मैगी, सेल डिवीजन का रेट का घटना, कमोशन, डिले इन फ्लावरिंग, मोशन। तो चलो अब फातिमा फटाफट बताओ, क्या ये चीजें समझ में आई या बाउंस किया, क्या ये चीजें समझ में आ गई। हम लोग एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 200 पे दिखेगा, एक मिनट, हाँ देखिए ये एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देखो फटाफट पढ़ लो। लिखा है द काइंड ऑफ डिफिशियंसी क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड्स। कई सारी बीमारियां होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने मेनली 4 पे फोकस किया है, मेनली 4 पे, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, फ्लावरिंग का डिले होना और सेल डिवीजन का रेट का घट जाना। तो यहां पर देख लो, क्लोरोसिस दिख गया, नमो, फेक, मंजन, मग से, देख लो मुझे तो दिख रहा है। द सिम्टम इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट, दिख गया। नेक्रोसिस देखो, कुक का मैगी, कुक का मैगी, 4 एलिमेंट गिवन है। चलो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन देखो, 4 है, कमोशन और डिले इन फ्लावरिंग, मोशन। याद हो, 100% याद हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, अब कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। चलो फटाफट हैंड रेस करो, ठीक। और इससे पहले वाले पार्ट को जो हमने पढ़ा यहां पर देख लीजिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉपकिंस का मैगी, शॉपकिंस का मैगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, चॉपकिंस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, किंस का मैगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट फटाफट पढ़ लो, क्या शॉर्ट ट्रिक दिया था, मन को जीत बोल मत, FeCl एंड निकल। हमने क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। अब इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेस एलिमेंट दिखा है एनसीईआरटी में, माइक्रोन्यूट्रिएंट इज आल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट, ये याद रखना। फिर जो डाटा गिवन है 10 मिलीमोल से ज्यादा या 10 मिलीमोल से कम, ये डाटा याद रखना है। चलो एक चीज दिखाओ जो तुम्हें मैंने डिस्कस किया था लेकिन तुम्हें जल्दी नहीं मिलता, आयरन पढ़ो फटाफट। क्या आयरन में ये लिखा है ऐसा, it is required in large amount in comparison to the other micronutrients। क्या बोला था, पुराने साइंटिस्ट ने इसे मैक्रो में रख दिया था, लेकिन नए साइंटिस्ट ने माइक्रो में रखा। लेकिन इमंग माइक्रो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन चाहिए, आयरन, मिला ना। सेकंड लाइन एनसीईआरटी का देखो, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये याद रखना। चलो ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है, सर आपने बोला जो एसेंशियल एलिमेंट है 17, एसेंशियल एलिमेंट है 17, इसकी क्वांटिटी हमने घटा दी, क्वांटिटी घटा दी तो क्या हो गया, डिफिशियंसी। ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। सर डिफिशियंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर तुमने मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी कर दी, मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी कर दी, तुमने मैक्रो की कमी की, बढ़ाया नहीं, मैक्रो की कमी कर दी, डिफिशियंसी होगा। इसी तरह से तुमने माइक्रो की कमी कर दी, माइक्रो की कमी कर दी, आयरन की कमी कर दी,
ठीक है, कॉपर की कमी कर दी, जिंक की कमी कर दी, तब भी तुम्हें डिफिशियंसी सिम्टम दिखने को मिलेगा। तो डिफिशियंसी दोनों से हो सकता है, मैक्रो से भी हो सकता है, माइक्रो से भी हो सकता है। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने माइक्रो की क्वांटिटी, अगर तुमने माइक्रो की क्वांटिटी, मान लो माइक्रो चाहिए था 100 और तुमने बच्चा लगातार 100 से ज्यादा कर दिया, 100 से प्लस कर दिया, अब तुम लगातार ज्यादा डाल दी, कोई माइक्रो है और तुमने उसकी क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा कर दी, तो ये प्लांट को फायदा नहीं, प्लांट को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगा। टॉक्सिसिटी केवल माइक्रो की एक्सेस से होता है, माइक्रो के एक्सेस से होगा, मैक्रो की नहीं। तुमने कार्बन बढ़ा दिया, हाइड्रोजन बढ़ा दिया, ऑक्सीजन बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन बढ़ा दिया, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुमने माइक्रो, जैसे कि तुमने Mn को बढ़ा दिया, मैग्नीज को बढ़ा दिया, प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे समझो, ऐसे समझो ध्यान से। तुमने सब्जी बनाया, उसमें आलू डाल दिया, आलू ज्यादा अमाउंट में होता है, मैक्रो है, आलू ज्यादा अमाउंट में है, मैक्रो है, ठीक। तुमने नमक डाला, ए सॉल्ट कम अमाउंट में होता है, ये माइक्रो है। घर में सब्जी बनाया, आलू ज्यादा होता है, मैक्रो, नमक कम होता है, माइक्रो। अगर तुमने सब्जी में नमक की क्वांटिटी घटा दी, डिफिशियंसी कर दिया, तो फीका हो जाएगा, खाने में मजा नहीं आएगा, तुम नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे, क्योंकि तुम बोलोगे सॉल्ट जो है ना वो तो माइक्रो था, उसकी कमी आपने कर दी, सब्जी खराब बन गया, टेस्ट नहीं आ रहा, नहीं खाएंगे। लेकिन अगर सॉल्ट का अमाउंट तुमने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, तब भी तुम नहीं खाओगे, तब भी तुम नहीं खाओगे। तुम बोलोगे ये बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा नमक है, सब्जी तो खराब हो गया। तो तुमने नमक को ज्यादा भी किया तब भी प्रॉब्लम, नमक को कम भी किया तब भी प्रॉब्लम। आलू ज्यादा कर दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे आलू 5 डालना था, 1 आलू एक्स्ट्रा डाल दिया, क्या घर वाले हंगामा कर देते क्या? आलू तो बहुत ज्यादा डाल दिया भाई, ऐसा हंगामा नहीं होता। लेकिन नमक ऊपर जाए या नीचे जाए, हंगामा होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिफिशियंसी जो है वो मैक्रो से भी हो सकता है, माइक्रो की कमी से भी हो सकती है, लेकिन टॉक्सिसिटी केवल और केवल माइक्रो के एक्सेस होने से होगा। तो ये याद रखना, क्या ये चीज समझ में आती है? क्योंकि एनसीईआरटी में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में एक टॉपिक पढ़ने वाले, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एनसीईआरटी देखो, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, टॉक्सिसिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा, क्या टॉक्सिसिटी मैक्रो से होगा? नहीं। क्या डिफिशियंसी? डिफिशियंसी किसी से हो सकता है, डिफिशियंसी किसी से हो सकता है, लेकिन टॉक्सिसिटी केवल माइक्रो से, नमक से। सर कैसे? एक पूरा पैराग्राफ एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरा पैराग्राफ जो लिखा है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो, एक लाइन हो गया। ये प्लांट, ये बच्चा रूट, ये रूट, ये रूट है, ठीक। अगर प्लांट के अंदर में Mn, मैग्नीज का अमाउंट बढ़ गया, आपके एनसीईआरटी में केवल मैग्नीज वाला Mn का ही कॉन्सेप्ट गिवन टॉक्सिसिटी में। Mn क्या करेगा? रूट एयर पे बैठ जाएगा डंडा लेकर के। Mn का अमाउंट बढ़ा, Mn डंडा लेकर के रूट एयर पे बैठ गया। मिट्टी में आयरन है, मिट्टी में आयरन है, मिट्टी में मैग्नीशियम है, मिट्टी में आयरन भी है, मिट्टी में मैग्नीशियम भी है, लेकिन Mn एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, Mn एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। मिट्टी में सफिशिएंट है, लेकिन Mn बोलेगा हम एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे, तुम्हें रोकेंगे। तो प्लांट में मैग्नीशियम की, आयरन की कमी हो जाएगी। ध्यान से सुनना, कैल्शियम को जाने देगा, कैल्शियम को नहीं रोकेगा, कैल्शियम को बोलेगा जा, टेंशन नहीं है, कैल्शियम को जाने देगा।
कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकेगा, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन मिनरल एब्जॉर्ब होने के बाद कहां जाएंगे? स्टेम में। एब्जॉर्ब होने के बाद कहां जाएंगे? लीफ में। कौन लेकर के जाएगा? सर जाइलम ले जाएगा। ये जाइलम है, पानी ऊपर जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल से, तो मिनरल्स भी साथ साथ जाएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम जाइलम में आ भी गया, कैल्शियम जाइलम में आ भी गया, लेकिन अपर पार्ट में ट्रांसपिरेशन पुल से, जाइलम से वो अपर पार्ट में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जो चीज जाइलम या फ्लोएम से जाता है उसे कहते हैं बच्चा ट्रांसलोकेशन। जो जाइलम टिश्यू के हेल्प से जाए, पानी, मिनरल्स, फ्लोएम से फूड जा रहा है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो यहां एब्जॉर्प्शन तो हुआ, लेकिन वो जाइलम के हेल्प से ऊपर वाले पार्ट में ट्रांसपिरेशन पुल से ट्रांसलोकेशन नहीं कर पाएगा। तो अपर पार्ट में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम होगी। मिट्टी में तो था, रूट में भी है, लेकिन ट्रांसलोकेट नहीं होने पा रहा है। क्यों? एमएन ब्लॉक कर दे रहा है, एमएन ब्लॉक कर दे रहा है उसे, क्योंकि एमएन ज्यादा था और रोक दिया ट्रांसलोकेशन को। तीसरा, थर्ड पार्ट, लीफ के अंदर में रुबिस्को एंजाइम, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन है? रुबिस्को। ये देखिए रुबिस्को, पेप्को। रुबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए भाई मैग्नीशियम, एमजीआर है, एमजीआर है कि चलो भाई मैं एक्टिवेट करूंगा। एनसीईआरटी में 2 बार दिया है। मैग्नीशियम एसेंशियल है रुबिस्को को, पेप्को को एक्टिवेट करने में। जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़िएगा वहां तो मैक्सिमम एंजाइम को कौन एक्टिवेट करेगा? मैग्नीशियम। अब रेप्लिकेशन पढ़िएगा, मैक्सिमम एंजाइम को कौन एक्टिवेट करेगा? मैग्नीशियम। बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्टिवेशन। लेकिन अगर यहाँ एमएन का अमाउंट ज्यादा हो गया, वो डंडा लेके बैठा है, एंजाइम के चारों तरफ एमएन आके ब्लॉक कर देगा, बोलेगा मैग्नीशियम को बाइंड नहीं करने दूंगा। तो अगर एमएन का अमाउंट बढ़ा तो मैग्नीशियम का बाइंडिंग एक्टिवेशन एंजाइम से होने नहीं देगा। अगर एंजाइम एक्टिवेट नहीं हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो 3 तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एकदम टॉपिक वाइज, एकदम एनसीईआरटी वाइज याद रखना है। 3 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और मैग्नीशियम को रोकेगा। सेकेंड प्रॉब्लम, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होने नहीं देगा। तीसरा प्रॉब्लम, जो एंजाइम मैग्नीशियम के हेल्प से एक्टिवेट होने थे उसे एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो किसान को लगता है कि प्लांट के अंदर में आयरन की कमी है, तो वो मिट्टी में आयरन डाल दिया। मैग्नीशियम की कमी है, क्लोरोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, तो भैया डाल देते हैं ना, मिनरल्स डाल दिया। अरे प्रॉब्लम वहां नहीं था, मिट्टी में तो ऑलरेडी है मिनरल्स। प्रॉब्लम है कि एमएन उसके साथ में एब्जॉर्प्शन नहीं करने दे रहा है, ट्रांसलोकेशन नहीं करने दे रहा है, एक्टिवेशन नहीं करने दे रहा है। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई। इसलिए जब मिनरल कोई एक्सेस हो जाता है तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है पता करना, ये तो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें लग रहा है कि आयरन की कमी है, हमने आयरन डाला कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने मैग्नीशियम डाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना था कि एक्सेस होने से क्या फर्क पड़ता है। अब एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन है, सर हम कब मानेंगे कि वो एलिमेंट टॉक्सिक है? मान लो सर 100 है एलिमेंट, रोजाना चाहिए 100, मैंने 105 कर दिया, क्या टॉक्सिक हो गया? क्या सर मैंने 120 कर दिया तो टॉक्सिक हो गया क्या? क्या सर मैंने 200 कर दिया तो टॉक्सिक हो गया क्या? कोई डिफिनीशन तो होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में एक सिंपल सा डिफिनीशन है, उसको फॉलो करिए। ऐसे बताता हूं, तुम्हारी मम्मी ने बेटा 100 ग्राम पनीर बनाया, तुम्हारी मम्मी ने 100 ग्राम पनीर बनाया, मस्त खा लिए। अगले दिन 100 ग्राम उसने पनीर बनाया बच्चा, लेकिन उसमें नमक बढ़ा दिया, तो तुमने थोड़ा कम खाया बेटा, 98 ग्राम खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन फिर से मम्मी ने पनीर बनाया, तुमने खाया 95 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन फिर से मम्मी ने बनाया, तुमने बेटा खाया 88 ग्राम,
तुमने बेटा 10% से कम खाया, मतलब कि कितना छोड़ दिया। अगर तुम 90 तक खाते कोई प्रॉब्लम नहीं था। तुमने खाया कितना, 90 से कम, यानी तुमने 12 ग्राम छोड़ दिया। तो जब प्लांट में जो ड्राई वेट है, उसका रियल वेट है, वो 10% से रिड्यूस हो जाए, तब हम उसे मानेंगे कि वो मिनरल टॉक्सिसिटी का इफेक्ट शो कर रहा है। 100 ग्राम का पेड़ था, मैंने एमएन का अमाउंट बढ़ाया, वेट कितना हो गया, 2 ग्राम से घट गया, और बढ़ाया 5 ग्राम से घट गया, और बढ़ाया 10 ग्राम से घट गया। जब वो 10 ग्राम से घट जाएगा, उस कंसंट्रेशन पे हम उसे कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन उसके लिए टॉक्सिक होगा। ये बच्चा आपके एनसीईआरटी का डिफिनीशन है। तो फटाफट देखिए और बताओ, फटाफट ये समझ में आया क्या है, पढ़ लो। 10% कहीं पर दिख रहा है आपको, 10% कहीं पर दिखा, वो इंपॉर्टेंट है। जब 10% से ड्राई वेट घट जाए, तो उस कंसंट्रेशन को हम टॉक्सिक के अंदर में इंक्लूड करेंगे। एक्सेस होने से 3 नुकसान क्या क्या, आयरन मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोकेगा, और मैग्नीशियम जो एंजाइम को एक्टिवेट करता था उसे ब्लॉकेज करेगा। तो चलो बताओ, क्लियर है? सिर्फ फातिमा के ऊपर से गया, फटाफट बोलो। क्लियर, आसान सा कॉन्सेप्ट है। चल सर, अगर एमएन का अमाउंट हमने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया तो सिम्टम क्या होगा? सिम्टम क्या होगा? बहुत आसान सा, एमएन को बढ़ाया तो आयरन की कमी हुई, एमएन को बढ़ाया कैल्शियम की कमी हुई, एमएन को बढ़ाया मैग्नीशियम की कमी हुई। तो प्लांट के अंदर में एक साथ 3 एलिमेंट की कमी होगी। तो बेटा ये क्लोरोसिस नेक्रोसिस क्या क्या करता था, सब एक साथ हो गए। आयरन की कमी अलग बीमारी, कैल्शियम की कमी अलग बीमारी। तो प्लांट ने बोला, एनसीईआरटी में देखिए, ये लीफ है, ये लीफ है ना, और ये वेन है, और ये मिड्रिप था, ये वेन। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़, ब्राउन स्पॉट एट, जो लीफ है ना, जो वेन है, जो क्लोरोटिक वेन, जो वेन है, उसके बीच बीच में यहां पास येलोइश कलर, ब्लूइश कलर आने लगेगा। तो यहीं पास लिखा है ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। बस वो नाम याद रखना है। क्यों हुआ? तो एक साथ 3 एलिमेंट की कमी हुई है। तो यहां पास एक्चुअली में पूरा टिश्यू जो है डैमेज होने लगेगा, सेनेसिस, वही नेक्रोसिस वाला, क्लोरोफिल टूटने लगेगा, सेल डिवीजन रुक गया। तो अब मिला जुला एक बीमारी नया तैयार हो गया, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। तो ये एनसीईआरटी में देख लेना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फटाफट देखो क्या तुम्हें मिला, क्या ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, मुझे दिख रहा है। The prominent symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spot surrounded by chlorotic vein. चलो अब नया कॉन्सेप्ट पढ़े। चलो एक नया कॉन्सेप्ट अब पढ़े, एनसीईआरटी में हाफ पेज में दिया है, आसानी से समझना, और थोड़ा कंफ्यूजन भी है इसमें, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, अच्छे से समझना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में काम आएगा। ये देखो, ये तुमने एक पॉट ले लिया, घर में एक गमला ले लिया, यहाँ प्लांट लगा दिया, यहाँ प्लांट लगा दिया, ये रूट है, ये नोड से, नोड पे क्या होता है, लीफ, जो नीचे का लीफ है ओल्डर, ऊपर का बेटा यंगर होता है। इसे हम लोग कहते हैं एक्रोपिटल, मॉर्फोलॉजी में मिल जाएगा। जो लीफ नीचे वाला ओल्डर और ऊपर वाला होता है यंगर, इसे एक्रोपिटल फैशन कहते हैं। नीचे बड़ा मैच्योर, ऊपर में यंग, लीफ ऐसे ही होता है। अब तुमने क्या किया, स्पॉट के अंदर में सारे एलिमेंट, जो भी एसेंशियल एलिमेंट थे ना, सारा डाल दिया, सारा एसेंशियल एलिमेंट आपने यहां पर डाल दिया, स्पॉट के अंदर में सारे एसेंशियल एलिमेंट को आपने डाल दिया, ठीक। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, एक हफ्ते के बाद आपने इस प्लांट को, एक मिनट,
दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है, दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। ध्यान से सुनना, पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने उठाया इस प्लांट को और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया, नए गमले में शिफ्ट कर दिया, यहां पर ओल्डर, यहां पर यंगर। ध्यान से सुनो जो मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो प्लांट में जो यंगर पार्ट है वहां बच्चा सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, वहां पर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो प्लांट में मिनरल की रिक्वायरमेंट, प्लांट में मिनरल की रिक्वायरमेंट ओल्डर के कंपैरिजन में यंगर में ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है ना, ओल्डर ने अपना लाइफ जी लिया, इसको अब सेल डिवीजन करना नहीं है, इसको बच्चा नया क्लोरोफिल बनाना नहीं है, इसको नया मिडिल लैमेला बनाना नहीं है, इसको मेटाबॉलिज्म करना नहीं है, तो यंगर में मिनरल की रिक्वायरमेंट एम मतलब मिनरल ज्यादा चाहिए, ओल्डर में अगर चाहिए तो कम चाहिए, ओल्डर में कम चाहिए। क्यों? एक्सप्लेन कर लिया। आपके घर में जो बूढ़े लोग हैं उनको पैसे की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन आप यंग हो, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको पढ़ाई करना है, कपड़े लेना है, बाहर जाना, शॉपिंग करना है। लेकिन जो ओल्ड एज वाले हैं वो तो बाहर जाते ही नहीं, तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट, मिनरल की रिक्वायरमेंट कम है। अब देखो यहां पास मैंने जानबूझ करके पॉट चेंज कर दिया, ये अब मैंने ग्रीन पॉट में लेते आया प्लांट। यहां पास नाइट्रोजन भी थे, फास्फोरस भी था, पोटेशियम भी थे, सल्फर भी था, सब कुछ थे। मैंने जानबूझ करके यहां नाइट्रोजन हटा दिया, फास्फोरस हटा दिए, पोटेशियम हटा दिया, सल्फर हटा दिया। सल्फर अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इस पर डिटेल से बात करेंगे अलग से। तो मैंने मेनली NPK हटा दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम को हटा दिया। ठीक, ये यंगर है, ये बचा ओल्डर है। बताओ मिनरल की रिक्वायरमेंट ज्यादा का है सर, यंगर को ज्यादा चाहिए, उसे क्लोरोफिल बनाना है, सेल को डिवाइड करना है, मेटाबॉलिज्म करना है। ओल्डर ने तो अपना लाइफ जी लिया, लेकिन नाइट्रोजन की तो कमी है ना, फास्फोरस की कमी है, यंगर मांग रहा है मिनरल्स को, मिट्टी में नहीं है। तो ओल्डर ने क्या किया, ओल्डर ने बोला देख मेरे पास नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, पहले वाला, पहले मेरे पास था साइटोप्लाज्म में, इसको मैं तेरे पास भेज देता हूं, मैं तेरे पास भेज देता हूं, तुम्हें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तुम्हें बेटा रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तुम्हारे दादाजी के पास पैसा था, तुम्हें बेटा स्कूल में एडमिशन लेना है, दादाजी ने अपना संदूक खोला तुम्हें दे दिया। तो ओल्डर ने यंगर के तरफ में एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट करा दिया। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर मोबाइल थे, वो मूव कर सकते थे, इसलिए वो ओल्डर से चले यंगर में पहुंच गए। अब कुछ दिन वेट करो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ मिट्टी में तो नाइट्रोजन नहीं थी ना, फास्फोरस नहीं थी, पोटेशियम नहीं थी, सल्फर नहीं था, इसकी कमी से सिम्टम तो होगा। तो फर्स्ट सिम्टम कहां दिखेगा, फर्स्ट सिम्टम कहां दिखेगा? ओल्डर ने तो जो भी स्टोर करके पहले जमाने का था उसने तो दे दिया यंगर को, तो ओल्डर के पास तो अब बचा नहीं, ओल्डर में पहला सिम्टम अपीयर होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मिनरल मोबाइल है वो आसानी से मूव कर जाते हैं तो वो ओल्डर को छोड़ करके यंगर की तरफ चले जाएंगे। तो ओल्डर में अब हफ्तों दिनों तक, महीनों दिनों तक मिनरल्स नहीं आ रहा है, तो पहला सिम्टम कहां दिखेगा? ओल्डर में। यंगर में भी दिखेगा लेकिन बाद में दिखेगा, यंगर में भी दिखेगा बाद में दिखेगा। पूछा जाएगा फर्स्ट सिम्टम अपीयर ऑन, तो बोलिएगा ओल्डर, और जो यंगर है उसमें बाद में सिम्टम अपीयर होगा, क्योंकि एलिमेंट मोबाइल थे, वो मूव करके यंगर की तरफ। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आती है फातिमा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? डायरेक्टली ये क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन दोनों में पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने कहानी को चेंज कर दिया। अब हमने ये पॉट लिया, मैंने ये पॉट लिया, यहां पर वही प्लांट को यहां से उखाड़ा, यहां लगाया, ये रूट, ये नोड्स, ये ओल्डर लीफ, ये यंगर लीफ। ध्यान से सुनना, इस बार मैंने मिट्टी में जानबूझ करके कैल्शियम की कमी कर दी। कैल्शियम इमोबाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता, कैल्शियम को कमी कर दी,
जो यंगर है उसको सेल डिवीजन करना है, स्पिंडल फाइबर बनाना है, उसको मिडिल लैमेला बनाना है, उसको एंजाइम को एक्टिवेट करना है, उसको कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम मिट्टी में नहीं है। तो मांगेगा ओल्डर से कि ओल्डर तू भेज मेरे पास, ओल्डर बोलेगा मेरे पास है तो जरूर, लेकिन वो तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, वो मेरे मिडिल लैमेला में टाइटली बॉन्डेड है, मैं नहीं भेज सकता। ये आसानी से टूट करके आसानी से नहीं जा सकता, ये इमोबाइल है। कैल्शियम इमोबाइल है, वो नहीं जा सकता। अरे इमोबाइल है, नहीं जा सकता, जरूरत कहाँ थी, यंगर में ज्यादा थी, और ओल्डर भेज नहीं रहा है, मिट्टी में है नहीं। तो पहला सिम्टम इस बार यंगर में अपीयर होगा, क्योंकि जो मिनरल्स है वो कैसा था, इमोबाइल था। वो मिनरल कैसा था, इमोबाइल था। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मिनरल्स मोबाइल है तो फर्स्ट सिम्टम कहां होगा, तो बोलिएगा ओल्डर में। अगर मिनरल्स इमोबाइल है तो फर्स्ट सिम्टम कहां होगा, आंसर यंगर में होगा। अगर कैल्शियम की कमी की तो यंगर में होगा, क्योंकि यंगर पे ओल्डर ने भेजा ही नहीं। अगर भेजा ही नहीं, दादा ने, तुम्हारे दादा ने बेटा संदूक को गाड़ दिए, वो बेटा संदूक को गाड़ दिया, अब जमीन में मिल ही नहीं रहे, अब मिल ही नहीं तो मैं पैसा कैसे देंगे। पहले वाले दादा ठीक थे, उन्होंने पैसा दे दिया, तो प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो गया था। तो क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एनसीईआरटी का समझ में आ गया, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में कितना डिटेल से लिखा गया है इसके बारे में। एनसीईआरटी में बच्चा बहुत डिटेल से इसे लिखा गया है। एक कंफ्यूजन जो एराइज होता है, एक कंफ्यूजन जो एराइज होता है, सर सल्फर क्या है, मोबाइल या इमोबाइल। यहां देखो, यहां सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी उसके मिडिल लैमेला में बैठे, हिंस आर नॉट इजिली रिलीज्ड। क्या लिखा, वो रिलीज नहीं होगा। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जो किसान है उनको ये बड़ा हेल्प कर सकता है ये कॉन्सेप्ट, कि अगर हमने मोबाइल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, इमोबाइल का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सर हम सल्फर को क्या माने, बड़ा कंफ्यूजन है। तो सुनो, कहानी को पहले समझो अच्छे से। सल्फर कंट्रोवर्सी, पहले लिख देता हूं, ये बेटा कंट्रोवर्सी। एग्जाम पेपर में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सल्फर क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पहले से सिखाता हूं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ लेना आज। देखो ये प्लांट, ये रूट, ये स्टेम, और ये बच्चा लीफ, ये बच्चा लीफ है, लीफ है, ठीक। ध्यान से सुनो, हम जहां रहते हैं वहां पास क्या होता है, ऑटम टाइम आता है। सर ऑटम टाइम क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, गर्मियों में पतझड़, डेसिडुअस फॉरेस्ट नाम तुमने सुना होगा। ऑटम टाइम, उस टाइम क्या होता है ना, लीफ जो है वो फॉल कर जाती है। सर क्यों, लॉजिक, गर्मी के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है। अगर लॉस ऑफ वाटर ज्यादा है तो प्लांट क्या करता है, सारे लीफ का एब्सिशन करा देगा। एब्सिशन का कहने का मतलब फॉल। यहीं से एक वर्ड आया एब्सिसिक एसिड, यहीं से वर्ड आया एब्सिसिक एसिड। उसने बोला गर्मी का टाइम है, मिट्टी में पानी है नहीं, हीट बहुत ज्यादा है, सन से हीट बहुत ज्यादा निकल रहा है, सारा पानी हीट के फॉर्म में निकल जाएगा वेपर होकर के, तो प्लांट को भारी नुकसान हो जाएगा। तो प्लांट ने बचने के लिए क्या किया, सारे लीफ को फॉल करा दिया। फॉलिंग ऑफ लीफ इट इज कॉल्ड एब्सिशन। ना रहेगा लीफ, ना रहेगा स्टोमेटा, ना होगा ट्रांसपीरेशन, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सोचो, इस प्लांट ने मिनरल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, ध्यान से सुनना, इसको कितने मुश्किल से एब्जॉर्ब किया होगा। क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन में क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, यानी कि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है, मिनरल्स है,
वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, यानी प्लांट को एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो उसने एटीपी खर्च किया, मिनरल को एब्जॉर्ब किया। इसके बाद में ये जाइलम के थ्रू ऊपर चले गए, इसके बाद में ये लीफ में चले गए, इसके बाद में ये कहां चले गए, लीफ में। बड़ा मुश्किल से प्लांट के अंदर में मिनरल कहां से आया, पत्थर थे, उसका विदरिंग हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। पत्थर के अंदर जो भी मिनरल्स मिट्टी में, मिट्टी से कहां गया, रूट में, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन, याद रखना। अब प्लांट के कहां गए, स्टेम में, स्टेम से कहां गया, लीफ। ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल लगा, अपने आप पानी के थ्रू पानी जाएगा जाइलम से, मिनरल्स भी पहुंच गए। ठीक, बड़ा मुश्किल से। यहां नाइट्रोजन आके क्लोरोफिल बनाने में, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बना रहा है, स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जब प्लांट को लीफ गिराने की बारी आएगी, जब प्लांट लीफ को गिराएगा, जब प्लांट लीफ को फॉल करेगा, जब प्लांट लीफ को फॉल करेगा, लीफ को गिरा देगा, तो अचानक से सारे एलिमेंट, सारे अगर लीफ गिर गए, टूट करके गिर गए, तो सारे एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये तो सारा लॉस हो जाएगा। प्लांट ने कितनी मुश्किल से, प्लांट ने कितने मुश्किल से एब्जॉर्ब किया था, उसको लीफ में डाला था, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को, और पतझड़ का टाइम आया, सारा लीफ गिर गया, तो सारा एलिमेंट की तो हमारी डिफिशियंसी हो जाएगी, ये तो लॉस हो जाएगा हमारा। इसलिए प्लांट ने बोला रुको, हम लीफ गिरने से पहले अंदर के जो भी मिनरल्स है ना, जो भी पार्ट है ना, उसको डिग्रेड करेंगे, क्लोरोफिल को तोड़ देंगे, और उसके अंदर जो भी मैग्नीशियम है, जो भी नाइट्रोजन है, उसको हम कहां भेज देंगे, स्टेम में। तो जी इसलिए लीफ गिरने से पहले देखना पीले रंग का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। कश्मीर वगैरह चले जाओ, बताया था, वहां सारे लीफ कैसे हो जाएंगे, हरे रंग ना, हरे रंग के। लोग घूमने के लिए जाते हैं ऑटम टाइम में, क्योंकि लीफ डिग्रेड हो गया, उसके अंदर क्लोरोफिल डिग्रेड हो गए ना, तो कलर चेंज हो गया, तो सारा मिनरल को भेज दिया गया कहां, स्टेम में, स्टेम में। लेकिन जो एलिमेंट लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर मोबाइल थे, वो तो लीफ से आगे कहां, स्टेम में। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दे। ये प्लांट, ये रूट, प्लांट ने मिट्टी से क्या लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। पहले पत्थर था, विदरिंग ऑफ रॉक हुआ, मिट्टी में कन्वर्ट हुआ, और मिट्टी से प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी खर्च होगा, खर्च किया, इसके बाद में उसने कहां भेज दिया, लीफ में। कहां भेज दिया, लीफ में, लीफ में चले गए। अब प्रॉब्लम है कि जब डेसिडुअस फॉरेस्ट है, लीफ गिरेगा, तो सारे अगर लीफ यंग फॉर्म में ही गिर गए, सारा लीफ ऐसे ही गिर गया हरे रंग का ही, तो सारे एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। इतना मुश्किल से लिया था, सारा एलिमेंट का लॉस हो जाएगा। तो प्लांट बोलता है, हे तुम्हारे अंदर जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये मोबाइल है ना, इसको यहाँ वापस से भेज दो, यहाँ वापस से भेज दो, स्टेम में स्टोर कर लेंगे। लेकिन कैल्शियम क्या है, इमोबाइल, तो क्या यहां से वो मूव कर पाएगा, वो मिडिल लैमेला में बैठा है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, तो क्या वो लीफ से निकल करके स्टेम में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो जो मोबाइल है वो स्टेम में आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन जो इमोबाइल है, जो इमोबाइल है, वो नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्ट में एनसीईआरटी लिखता है कि केवल कैल्शियम इमोबाइल, केवल कैल्शियम इमोबाइल है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ध्यान दो, सल्फर मोबाइल है। एनसीईआरटी कहता है रीमोबाइलाइज, एक बार मिट्टी से तो पहुंच गया लीफ में, लीफ से निकल करके फिर से स्टेम में आ जाएगा, री मतलब दोबारा, लीफ से वापस से निकल करके स्टेम में आ गया, रीमोबाइलाइज। तो एनसीईआरटी मानता है कि सल्फर मोबाइल है। कौन सा चैप्टर, ट्रांसपोर्ट। मिनरल न्यूट्रिशन बोलता है कि कैल्शियम एंड सल्फर इमोबाइल है। बड़ा कंफ्यूजन, एनसीईआरटी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, गलती कर रही है।
एक चैप्टर बोलता है सल्फर मोबाइल, एक बोलता है इमोबाइल, तो अब तो हमारा बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, हम क्या फॉलो करें। हाँ, तो ये क्वेश्चन बेटा डिपेंड करेगा कि एग्जाम में स्टेटमेंट क्या आता है, स्टेटमेंट क्या आता है। तो अकॉर्डिंग टू एलेन बुकलेट चलेंगे, एलेन के अगर बुकलेट को आप फॉलो करोगे तो वहां सल्फर को मोबाइल माना गया है, वहां सल्फर को मोबाइल माना गया है, तो आप मोबाइल कर सकते हो। लेकिन आकाश के बुकलेट में देखोगे तो सल्फर इमोबाइल है, बड़ा कंफ्यूजन। तो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम एंड सल्फर आर इमोबाइल, कर दीजिए। तो मेनली आपको इमोबाइल में कैल्शियम को मानना है, सल्फर को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ना तो गड़बड़ हो सकता है। तो आज जा करके पढ़िएगा, सल्फर ट्रांसपोर्ट में लिखा है मोबाइल, मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा है इमोबाइल, तो वहां पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। चलो फटाफट, यहां तक क्लियर है, फटाफट बोलो। चलो फातिमा क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन बनाने के दौरान में हो सकता है ऑप्शन डिसाइड करेगा, केवल का ओनली कैल्शियम इज मोबाइल, करेक्ट। कैल्शियम इन सल्फर, ये भी करेक्ट है। केवल का सल्फर और कैल्शियम दोनों में चुनना है, तो आप बोलिएगा कैल्शियम इमोबाइल, सल्फर मोबाइल मानिएगा तब। तो ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन। चलो यहां तक हो गया क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो सर, ये जो 17 एसेंशियल एलिमेंट थे, ये आपने क्वांटिटी अमाउंट के बेसिस पे तो बता दिया सर, काम के बेसिस पे नहीं बताया। तो आपके एनसीईआरटी 17 एलिमेंट को काम के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड करती। आपकी एनसीईआरटी 17 एलिमेंट को काम के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करती। पूरा एक पेज है, बहुत आसान सा, एक लाइनर है, आसान सा बता। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बेटा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, प्लांट के स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, इनके बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में देखें और कौन सा इसके अलावा एलिमेंट है, देख लो एनसीईआरटी में। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, देख लो। On the basis of diverse function, these categories are essential element or component of biomolecules, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, यही है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एंड हिंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट, वही बायोमोलिक्यूल से हमारा सेल बनना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, याद होगा। सेकेंड, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, ध्यान से सुनना। सन से एनर्जी आया, सनलाइट, किस पे गिरा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में कौन है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के सेंटर में कौन है, मैग्नीशियम, एक्टिवेट होगी, उसने सनलाइट को केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट किया, सन की एनर्जी को पकड़ा, एटीपी में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में। कौन सा एलिमेंट है इंपॉर्टेंट, सर फास्फोरस, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन था, मैग्नीशियम, बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा, एटीपी टूटेगा, एनर्जी देगा, या एडीपी से फॉस्फेट जुटा, एटीपी बना, तो एटीपी बनना, एटीपी टूटना, एनर्जी का बनना, एनर्जी का रिलीज होना, यहां पास एटीपी इंपॉर्टेंट है। और एटीपी में मेनली कौन से बॉन्ड, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड, यानी कि फॉस्फोरस और मैग्नीशियम एनर्जी का काम संभालेंगे, एनर्जी का काम संभालेंगे। हमारे अंदर एनर्जी कहां से है सर, एटीपी से। एटीपी टूटा, एटीपी के अंदर क्या है भाई, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का बॉन्डिंग, तो फॉस्फोरस एनर्जी प्रोवाइड का काम, मैग्नीशियम सनलाइट का एनर्जी पकड़ूंगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, केमिकल एनर्जी में। तो 2 एलिमेंट एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। तीसरा, तीसरा ध्यान से सीखो, तीसरा ध्यान से सुनना। एनर्जी रिलेटेड हो गया, कौन कौन, एमजी एंड फॉस्फोरस। एंजाइम एक्टिवेशन, अभी तुम्हें बताया था एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, रुबिस्को,
पेप को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए? Mg+2। रेस्पिरेशन में मेनली जो ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, उसमें कौन सा एंजाइम चाहिए? एंजाइम में एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन में, न्यूक्लिक एसिड बनने में कौन इंपॉर्टेंट है? मैग्नीशियम, बड़ा इंपॉर्टेंट। सेकंड, एक एंजाइम होगा नाइट्रोजिनेस, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, N2 को पकड़ेगा, अमोनिया बनाएगा, तो वहां पास मोलिब्डेनम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, MO, मोलिब्डेनम। तो इसी तरह से कई सारे एंजाइम हैं, उस एंजाइम को कोफैक्टर, एक्टिवेटर चाहिए। ये एक्टिवेटर का काम यही मेनली मिनरल्स काम करेंगे। तो मेनली जो तुम्हारा माइक्रोन्यूट्रिएंट था ना, वो मेनली इसी काम के लिए, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम। तो एनसीईआरटी में पढ़ ले। और चौथा जो एनसीईआरटी में दिया है, ऑस्मोटिक ऑस्मोलरिटी, सेल के अंदर पानी जाएगा, पानी निकलेगा, कौन डिसाइड करे? स्टोमाटा खुलेगा, बंद होगा, तो ये स्टोमाटा है, पानी अंदर जाएगा, स्वेल होगा, टर्जिड होगा, खुल जाएगा, पानी निकल गया, श्रिंक हो गया, बंद हो गया। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में पोटेशियम K+ और Cl- बड़ा इंपॉर्टेंट है। K+ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल K+ है, Cl- मेंशन नहीं है। मैं दोनों को मानता हूं, मेनली पोटेशियम है, थोड़े अमाउंट में क्लोराइड आयन भी होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में। तो आपकी एनसीईआरटी में देख लेते हैं भाई, ये टॉपिक को कवर कर ले। चलो फटाफट देख लो। जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करेगा, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस को, मैग्नीशियम पेप्को रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोटेशियम एंड क्लोराइड है। चलो फटाफट, यही 4 टॉपिक है। क्या पढ़ लोगे अब? क्या अब तुम्हें एनसीईआरटी को खुद से पढ़ लोगे यहां तक? आगे चले। चलिए ठीक है, यहां तक कर लेना, आसान है ना, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं। आगे चलते। चलो ये देखो ध्यान से, ध्यान से। अब एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़े। प्लांट, ये बेटा रूट, प्लांट को बाहर से बच्चा CO2 कार्बन मिल गया, बाहर से CO2 को लिया, कार्बन मिल गया उसे। प्लांट ने पानी लिया, वाटर लिया, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए। ऑक्सीजन बाहर से भी ले सकता है, ऑक्सीजन बाहर से भी ले सकता है, वाटर टूटेगा फोटोसिंथेसिस में, वहां से ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ये 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या तो एयर से मिल जा रहे, या तो बेटा वाटर से मिल रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, बाकी 14 एलिमेंट को फोकस कीजिए। बाकी 14 एलिमेंट 100% मिट्टी से ही मिलेगा, सॉइल से ही मिलेगा, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जिंक क्या हवा से लेगा? मोलिब्डेनम क्या हवा से लेगा? कॉपर क्या हवा से लेगा? आयरन क्या हवा से लेगा? नहीं सर, मिट्टी से लेगा, जो विदरिंग ऑफ रॉक से आया है। तो रॉक इज द रिजर्वायर, और जो एलिमेंट मिट्टी से भरपाई होगा उसे मिनरल कहेंगे, मिनरल एलिमेंट। जिसकी भरपाई मिट्टी से नहीं हो रही, हवा से हो रहा है, पानी से हो रहा है, नॉन मिनरल एलिमेंट, नॉन मिनरल एलिमेंट। तो मेनली कहां से आ रहा है? मिट्टी से आ रहा है। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा मिनरल न्यूट्रिशन, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा मिनरल न्यूट्रिशन। मैक्सिमम मिट्टी से ही आ रहे। मिट्टी में अपने आप आया क्या? नहीं, रॉक के विदरिंग से। तो रिजर्वायर कौन है सर? रॉक, पत्थर है, पत्थर से आएगा। चलिए ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी का सेकंड, जहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। हमने आइसोलेटेड एक सेल ले लिया, मतलब कि हमने टिश्यू का एक सेल ले लिया, सिंपल। हमने प्लांट का एक सेल ले लिया, आइसोलेटेड सेल, सेल मेम्ब्रेन नहीं। और ये व्हाइट वाला जो है ये सेल वॉल है। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं करना, क्वेश्चन आता है, बहुत इजी से पॉइंट है। ये व्हाइट वाला सेल वॉल है, ये नीला वाला सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में साइटोप्लाज्म, फ्लूइड पार्ट।
ठीक। एनसीईआरटी बोलतेगा कि जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन 2 फेज में होगा। मिनरल मिट्टी में था, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एब्जॉर्ब होता है बताइए। पहला स्टेटमेंट, जो मिनरल है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, वो सेल वॉल को क्रॉस करेगा। मिनरल मिनरल मिनरल, क्योंकि सेल वॉल प्योर परमिएबल होते हैं, कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना है, सेल वॉल से जा रहा है, सेल वॉल प्योर परमिएबल है। इसी को कहते हैं हम लोग एपोप्लास्ट। ध्यान से सुनना, एपो का मतलब अवे, प्लास्ट का मतलब साइटोप्लाज्म। क्या मिनरल अभी साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आया? नहीं सर। क्या मेम्ब्रेन को क्रॉस किया? नहीं, साइटोप्लाज्म से दूर है। एपो का मतलब अवे, प्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के दूर चल रहा है। ये फास्ट होगा और ये एटीपी नहीं चाहिए, इसे एटीपी नहीं चाहिए, इसलिए ये पैसिव होगा। ठीक। अब मिनरल्स क्रॉस करके जाएगा, अब मिनरल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया और अंदर चला गया। अब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला गया, पहले बाहर था, अब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया। तो इस अब जो मूवमेंट हुआ, सेकंड फेज, एनसीईआरटी का लाइन है, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया एपोप्लास्ट, अब सेकंड फेज आएगा। सेकंड फेज में मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन आसानी से जाने नहीं देगा, मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन है वहां, वो आसानी से नहीं जाने देगा, तो ये स्लो होगा और वो एटीपी चाहिए, इसलिए इसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे कहेंगे एक्टिव, इसी का नाम है बच्चा सिम्प्लास्ट। सेकेंड फेज सिम्प्लास्ट, सिम मतलब टुगेदर, प्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म। फर्स्ट फेज साइटोप्लाज्म से बाहर, सेकेंड फेज साइटोप्लाज्म के अंदर से जाएगा। सिम्प्लास्ट स्लो होगा, कैरियर प्रोटीन से जाएगा, इसलिए एटीपी चाहिए और ये स्लो प्रोसेस होगा। तो पूछा जाएगा फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन 2, फर्स्ट फेज पैसिव, जिसे हमने कहा फर्स्ट फेज पैसिव होगा एपोप्लास्ट, सेकेंड फेज सिम्प्लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या यहां तक चीजें समझ में आती है? क्या यहां तक समझ में आती है? फटाफट बोलो, क्लियर कर लोगे? एनसीईआरटी में पूरा पढ़ना है, पूरा टॉपिक है, देख लो। एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक गिवन है, देख लो यहां पर क्रिटिकल का 1 मिनट में ये, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स यहां पर मिल जाएगा, पूरा बता दिया, एक्टिव पैसिव समझा दिया। और मिनरल्स का जाना फ्लक्स कहलाता है। प्लांट के अंदर करंट पढ़ते हो ना फिजिक्स में, मिनरल्स का जाना फ्लक्स, अंदर आएगा इनफ्लक्स, बाहर जाएगा इफ्लक्स। अब देखो सर, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स एक लाइन में बता देता हूं, एक लाइन में ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। ये देखो, एक मिनट ये भी टॉपिक बता देता हूं। ये मिट्टी, ये रूट के अंदर में मिनरल्स आ गए, 2 फेज। हमें एक सेल के बारे में बात किया था, हम एक सिंगल आइसोलेटेड सेल के बारे में आपको समझाया, रूट में भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। मिनरल्स आ गए और कहां बैठ गए? ये जाइलम है, ये स्टेम का पार्ट, ये स्टेम का पार्ट, जाना कहां है? लीफ में। मिनरल कहां बैठ गए? मिनरल कहां बैठ गए? जाइलम, रूट के जाइलम, ये रूट का पार्ट है ना, लीफ में जाना है। कैसे जाएगा? तो आपको मालूम है, लीफ वाटर को रिलीज करेगा, लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन, इससे एक फोर्स क्रिएट होगा, ट्रांसपीरेशन पुल, एक ताकत क्रिएट होगा, ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स एक क्रिएट होगा। इसी फोर्स से वाटर के साथ साथ मिनरल्स, वाटर के साथ साथ मिनरल्स अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और वो लीफ तक पहुंचेंगे। ट्रांसपीरेशन पुल ही मेन फोर्स है जो पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी खींचता है, और पानी जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो साथ साथ मिनरल्स भी उसके साथ साथ ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, और मिनरल्स का मूवमेंट जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन ही तो कहलाता है।
जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम के थ्रू होना ट्रांसलोकेशन। जाइलम फ्लोएम से सब्सटेंस का मूवमेंट ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो गड़बड़ नहीं करना। सर कैसे आपको मालूम? किसी तरह से जाता है, नीचे से जाता है, आसान। कार्बन लो, नाइट्रोजन ले ले, फास्फोरस ले ले, रेडियो एक्टिव कर दे। सल्फर ले लीजिए, रेडियो एक्टिव कर दीजिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दीजिए मिट्टी में। ऊपर में देखिएगा, अरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो यहां दिख रहा है, ये तो मिट्टी में था। सल्फर रेडियो एक्टिव वाला मिट्टी में था, फास्फोरस मिट्टी में था, लीफ में कैसे रेडियो एक्टिव वाला सब्सटेंस दिख रहा है? इसका मतलब है कि अपने आप ट्रांसपिरेशन पुल से ये ऊपर चढ़ गए। तो इसे ये प्रूफ होता है कि ये ट्रांसपिरेशन पुल ही वो ताकत है जिससे मिनरल्स अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चले जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। use of radioisotope of mineral element also substantiate the view that they are transported through the xylem। हम ऊपर में xylem को काट करके देखें, मिल जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्लियर हो जाएगा। चलो, तो मेरे में से यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो। सॉइल एज ए रिजर्वायर समझा दिया। सारे मिनरल कहां से आ रहे? मिट्टी से। मिट्टी में अपने आप घर से नहीं आया, विदरिंग ऑफ रॉक के विदरिंग से आया। ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पे अब बात करें। एनसीईआरटी के लाइन को समझे, डिफिकल्ट लाइन है। प्लांट को चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेनली। अगर तुम इसमें कैल्शियम और सल्फर भी जोड़ दोगे तो लगभग मोर देन 96% पार्ट, प्लांट के अंदर में मोर देन 96% पार्ट ये 5 लोग हैं ना। प्लांट कार्बन की कमी नहीं है, कार्बन तो CO2 के फॉर्म में मिल ही जाएगा, CO2 के फॉर्म में मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, कार्बन का टेंशन नहीं है प्लांट को, CO2 से मिल जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी से मिल जाएगा, पानी की भी कमी नहीं। फंसोगे कहाँ? मेनली ये 4 चाहिए ना, मेनली 4 चाहिए। फंसोगे कहाँ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है अवेलेबल नहीं। नाइट्रोजन एमाइनो एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएंगे, हार्मोन्स बनाएगा, विटामिन्स बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। प्लांट को हर चीज बनाने में नाइट्रोजन, एमाइनो एसिड नाइट्रोजन, प्रोटीन नाइट्रोजन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन नाइट्रोजन है नहीं मिट्टी में, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। और बेटा एक कमी तो है ही है, कमी तो है ही है। दूसरा, जो नाइट्रोजन मिट्टी में थोड़े बहुत अवेलेबल हैं, प्लांट को कॉम्पीट करना पड़ रहा है, लड़ाई करना पड़ रहा है। किससे? यहां बैठे हैं बैक्टीरिया, यहां बैठा है फंजाई, वो बोलेगा मुझे भी नाइट्रोजन चाहिए, मुझे भी ग्रो करना है। तो प्लांट को उल्टा कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है। तो प्लांट के अंदर में नाइट्रोजन की है भारी कमी। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है एग्रीकल्चरल फील्ड में, नेचुरल फील्ड में नाइट्रोजन क्रिटिकल है, उसे चाहिए, हर हालत में प्लांट को चाहिए। लिमिटिंग है, कम अमाउंट में, लाइफ के लिए जरूरी है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्लांट को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे काम करना पड़ेगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे काम करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है, पढ़ो। नाइट्रोजन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स में भी है, विटामिन्स में भी है, क्लोरोफिल में भी है। प्लांट कॉम्पीट विद माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड, मिट्टी में कमी थी, दैट इज अवेलेबल इन सॉइल। मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उससे कंपटीशन करना पड़ा है, लड़ाई करनी पड़ी। Thus नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। जो किसान खेती कर रहा है, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, इसलिए बार बार उसे नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। मिट्टी में नहीं, ऊपर से लड़ाई, और लाइफ के लिए बड़ा जरूरी, तो इसलिए किसान बोरी में भर भर करके डालते रहता है, फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को पढ़ना पड़ेगा। क्या यहां तक चीजें समझ में आती है? आगे बढ़े।
क्या नाइट्रोजन की कहानी समझ में आती है? लिमिटिंग तो चलो, इसलिए हमें नाइट्रोजन पे ज्यादा फोकस करना है, नाइट्रोजन की कहानी को समझना है। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्लांट में कहां से मिलेगा इस कहानी को समझते हैं, टेंशन नहीं, आराम से करते हैं। देखो ये एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में N2 है। प्रॉब्लम क्या है, एटमॉस्फेयर में N2 है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसे बेटा दुनिया का कोई प्लांट नहीं ले सकता, लेकर के NH3 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई प्लांट ऐसा नहीं कर सकता। हम भी सांस लेते हैं, उसमें N2 आता होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे अंदर में भी नाइट्रोजन लंग्स के अंदर जाता है क्या? लंग्स में गया क्या? आर्टरी वेन में जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि हम भी N2 के ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। सबसे बड़ा इशू यही है। एटमॉस्फेयर में तो भर भर के ना प्लांट ले सकता है ना हम ले सकते, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमारे पास नहीं, बहुत हार्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, हम नहीं तोड़ सकते, हमारी औकात नहीं, इतना एनर्जी नहीं हमारे बॉडी सिस्टम में कि हम तोड़ सके। तो सर होगा कैसे? एटमॉस्फेयर में N2 तो घूम रहा है, तोड़ोगे कैसे? तो हम लोग भाई 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, बैक्टीरिया का हाथ पर पड़े, बोले बैक्टीरिया तुम्हारे पास तो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, तुम इस N2 को पकड़ो और अमोनिया में कन्वर्ट कर दो। लिविंग ऑर्गेनिल्स के अंदर ताकत है N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने की, माइक्रोब्स में, कुछ बैक्टीरिया में, सभी में नहीं। राइजोबियम कर सकता है, एजेटोबैक्टर कर सकता है, बिजनिया कर सकता है, नॉस्टक एनाबेना कर सकता है, सभी नहीं। लैक्टोबैसिलस नहीं कर देगा, इकोलाई थोड़ी ना कर देगा। तो कुछ बैक्टीरिया का हाथ पर पड़ेंगे, भैया N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर दे कम से कम, तो यही कहलाएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अरे हमारे पास तो इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी को कहेंगे इंडस्ट्री में जाकर के आप अमोनिया बना लीजिए, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब तुमने अमोनिया बनाया, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दो, और यूरिया में कन्वर्ट करके फील्ड में डाल दो, प्लांट वहां से ले लेगा नाइट्रोजन। तो ये इंडस्ट्री लेवल पे N2 का अमोनिया में कन्वर्ट होना, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मेनली 2 तरीके। सर तीसरा भी तो है, हाँ, ये N2, ध्यान से सुनो, N2 जब बिजली कड़कती है, जब बारिश के टाइम में बिजली कड़कता है ना, तो वो बच्चा एनर्जी रिलीज करता है, H न्यू एनर्जी देगा, इस एनर्जी से वो O2 से बाइंड कर जाता है, N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, एनर्जी आया, ऑक्सीजन से बाइंड करके NO बन गया, फर्दर ऑक्सीजन से बाइंड कर गया NO2, NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, थ्रू लाइटनिंग होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, N2 ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, NO2 NO3, बाद में ये वाटर से बाइंड करके HNO2 HNO3 में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एसिड रेन याद करो। या तीसरा, मोटर व्हीकल, तुमने गाड़ी चलाया, धुआं उड़ा, धुएं में क्या है? NO2 NO3, इंडस्ट्री ने क्या रिलीज किया? NO2 NO3, ऊपर में वाटर वेपर से बादल में क्या होता है? पानी तो होता है वेपर के फॉर्म में, वाटर से बाइंड कर गया, क्या बना? HNO2 HNO3, HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हो गए। अब ये बारिश से नीचे गिर जाएगा मिट्टी में, तो मिट्टी में आ गया ना NO2 NO3 आ गया। तो एनसीईआरटी में 3 तरीके दिए गए। चलिए पढ़ते एनसीईआरटी को, पहले देखते एनसीईआरटी को ही देख लेते। एटमॉस्फेयर में N2, बोले हाँ, बैक्टीरिया फंगस पकड़ेगा, N2 से अमोनिया बना दिया, हो गया भाई बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्री में गए, N2 से H2 को मिलाया, कुछ हेबर्स प्रोसेस वगैरह पढ़ते हो केमिस्ट्री में, हाँ, कि वहां प्लेटिनम डाल देंगे, 1000 टेम्परेचर कर देंगे, अमोनिया बन गया, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा इलेक्ट्रिकल,
जब बिजली कड़केगी इनटू O2 से बाइंड करेगा NO, फर्दर NO2 NO3 बना, वाटर से बना नाइट्रिक एसिड बना, रेन के थ्रू नीचे आ गए। तो याद करना है इलेक्ट्रिकल से अमोनिया नहीं बनता, NO3 माइनस बनते। एरो देखो, बायोलॉजिकल का एरो देखो अमोनिया में जा रहा है, इंडस्ट्रियल का एरो देखो अमोनिया में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल का एरो अमोनिया में नहीं NO2 माइनस में जा रहा है। ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान से सीखना। अब देखो चल, तो यानी कि ये तो पार्ट इजी है, इसको हम लोग डायग्राम में अब सीख लेते हैं फटाफट। तो ये था तुम्हारा N2 ट्रिपल बॉन्ड, तुमने अब क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमोनिया में। बैक्टीरिया के हेल्प से, फंगस नहीं करेगा, ओनली सर्टेन माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया केवल करेगा। ये हो गया बायोलॉजिकल। तुमने इंडस्ट्री में सेटअप किया, वहां से अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, इंडस्ट्री। ठीक, अब मिट्टी में आ गया अमोनिया, ध्यान से सुनना, अब मिट्टी में अमोनिया आ गया, मिट्टी में अमोनिया आ गया। प्लांट बोलेगा नहीं लेंगे, प्लांट का बहुत नवाबी है, प्लांट बोलेगा N2 नहीं ले सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। चलो भैया अमोनिया बना दिया, बोले अमोनिया नहीं लेंगे, टॉक्सिक है, अमोनिया एनसीईआरटी में लिखा बेटा टॉक्सिक है। तो बोलो मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया है, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया का हाथ पैर पकड़ो और बोलो उस बैक्टीरिया को NO2 माइनस में कन्वर्ट कर दे, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दे, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दे। सर कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, एनसीईआरटी में पढ़िएगा, अभी बता दूंगा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस। अब प्लांट को बोले अब ले ले, बोले नहीं नहीं ले सकते हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है। बोले क्यों, प्लांट में बोला कि बैक्टीरिया, बोलिए ना, मिट्टी में और भी बैक्टीरिया है जो NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये मजेदार है, NO3 मजेदार है, ये है नाइट्रेट। मैं नाइट्रेट ही लेना पसंद करता हूं, मजबूरी में ले लूंगा लेकिन मुझे मजा आता है नाइट्रेट लेने में। हाँ तो याद रखना, तो सर प्लांट में नाइट्रेट के फॉर्म में मिल जाएगा, तो जो अमोनिया था वो बच्चा नाइट्रेट में अब कन्वर्ट हुआ, इसी को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन। कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, यहां कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर। सबके लिए अलग अलग बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस NO2 माइनस में लाएंगे, नाइट्रोबैक्टर NO3 माइनस तक लाएंगे। चलो अब प्लांट बोलेगा हाँ मजेदार चीज है मैं ले लूंगा। मान लो 100 NO3 माइनस थे, यहां बेटा कुछ खराब वाले बैक्टीरिया है, उसने बेटा NO3 माइनस को लिया N2 में कन्वर्ट कर दिया, 100 NO3 माइनस बने, उसमें से 20 NO3 माइनस को N2 में कन्वर्ट कर दिया किसी बैक्टीरिया ने। प्रोसेस का नाम डीनाइट्रिफिकेशन, प्रोसेस का नाम डीनाइट्रिफिकेशन, प्रोसेस का नाम डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स को हटा करके वापस से N2 में कन्वर्ट होगी। सर कौन करेगा, क्या सभी बैक्टीरिया करेंगे, नहीं, कुछ बैक्टीरिया करेंगे जिसका नाम है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। एक बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस, एक बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस, याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन वाले, डीनाइट्रिफिकेशन, डी का मतलब हट जाना, नाइट्रेट इनटू में कन्वर्ट हो गया, भारी नुकसान। तो 100 थे, 20 तो चले गए, बचे 80। प्लांट बोलेगा अब मैं ले लेता हूं, प्लांट बोलेगा मैं ले लेता हूं यार, ना तो ये भी खराब हो जाएगा। तो प्लांट ने NO3 माइनस को ले लिया, प्लांट ने NO3 माइनस को ले लिया, ठीक, रूट में गया। अब प्लांट बोलेगा मैं यूज नहीं करूंगा, बोला ना प्लांट में बहुत ड्रामा है। प्लांट ने बोला मैं NO3 को ले तो लूंगा, यूज नहीं करूंगा। बोले मतलब, बोले मैं NO3 को भेज दूंगा लीफ में। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, एनसीईआरटी के लाइन में ये लिखा है, स्टेटमेंट अभी दिखाता हूं। वो भेज देगा लीफ में, और लीफ में क्या होगा, रिडक्शन, NO3 माइनस वापस से NO2 माइनस में, वापस से
वापस से NH4 प्लस में यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। कुछ आई बात? पहले अमोनियम आयन को ले नहीं रहा था कि टॉक्सिक है, लिया किसको? NO3 माइनस को। कहां भेजा? लीफ में। और वहां बोला इसका रिडक्शन करो, यहाँ ऑक्सीजन है ना, उसमें हाइड्रोजन डालो, और वापस से रिड्यूस करके अमोनियम आयन बनाया। क्या करेगा अमोनियम आयन का? बोले इस अमोनियम आयन से मैं एमाइनो एसिड बनाऊंगा, एमाइनो एसिड बन गया तो प्रोटीन बना लूंगा, एंजाइम बनाऊंगा, हार्मोन्स, विटामिन्स बनाऊंगा, मैं अब एसिमिलेट कर लूंगा, मैं इसका यूटिलाइज कर लूंगा। तो याद रखना, बच्चे को लगता है NO3 माइनस लिया हो गया काम, नहीं। एनसीईआरटी में वर्ड को पढ़ना, दे विल गो टू द लीफ, वहां रिडक्शन होगा और वापस से अमोनियम आयन बनेंगे, तब एमाइनो एसिड, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आएगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, हम थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर समझ लेंगे। चलिए भाई, सर हमारे पास कहां से आएगा? हमने खा लिया प्लांट को, हमने खाया पल्सेस, दाल, हमने दाल खाया, उसके अंदर खूब सारे नाइट्रोजन थे, यानी कि एनिमल्स के अंदर में कहां से आया? प्लांट से। हमारे अंदर कहां से आया? प्लांट से। हम, आप आज ना कल मरिएगा, आपको हमें ले जाके कब्र में डाल दिया जाएगा, मरने के बाद हमें आपको कब्र में डाल दिया जाएगा, और वहां बच्चा हमारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हम ऑर्गेनिक ही तो है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, सभी ऑर्गेनिक है। हमारा बॉडी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक आयंस भी है, मेनली ऑर्गेनिक का ही तो बना है ना। तो हमारा बॉडी का होगा डिकेइंग, हमारा जो बायोमास है वो डिके करेगा, डिकेइंग बायोमास, हमारा बॉडी डिकम्पोज होगा। हमारा बॉडी कैसा था? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज करके उसे वापस से अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, इसी प्रोसेस को कहेंगे अमोनिफिकेशन। क्या बातें समझ में आई? तुम अपना सोचो, चीजें बड़ा क्लियर होगी। तुमने नाइट्रोजन कहां से लिया? प्लांट से। प्लांट ने कहां से लिया? मिट्टी से। किस फॉर्म में? नाइट्रेट। नाइट्रेट बैक्टीरिया ने किस फॉर्म में बनाया था? सर अमोनियम आयन के फॉर्म में। तो अमोनियम आयन से नाइट्रेट का बनना, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का वापस से हवा में जाना, डीनाइट्रिफिकेशन, प्लांट ने उसे एसिमिलेट किया, वापस से अमोनियम आयन बनाना पड़ेगा, हम मरेंगे, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए, अमोनिफिकेशन। तो इस चीज को सीखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इस चीज को सीखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में देखिए, आपको दिखेगा, देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी में ये वर्ड मिल जाएगा, लीफ वाला वर्ड मिलेगा। अमोनिफिकेशन क्लियर होगा मेरे में से, ये सब चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। देखो क्या एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा, कीमोऑटोट्रॉफ्स वर्ड समझ में आया? वो समझा दे रहा हूं, उसके नीचे पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ, द नाइट्रेट्स दस फॉर्म्ड इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, नाइट्रेट्स को प्लांट ने पकड़ा, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ, वो लीफ में गया, इन लीफ इट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म अमोनिया, मिलिए आयन फॉर्म में होगा तो अमोनियम आयन बोल दिया मैंने, आयन ही होती है, दैट फाइनली फॉर्म द एमाइन ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड। अब उसे एमाइनो, अब उस अमोनियम आयन से एमाइनो एसिड बनेगा, जिससे अब प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम, हार्मोन बनाएगी। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल आल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो क्या यहां तक बातें समझ में आती है? तो क्या यहां पर से क्लियरिटी है? ठीक है,